मेरा नाम सोनाली है। मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन कोई भी किसी के फेवर में बोलने के लिए तैयार नहीं रहता था। हर किसी को बस अपनी पड़ी रहती थी। हर कोई अपने काम से काम रखता था। हर कोई अपने आप से ही मतलब रखता। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर थे। मेरी सास मुझे मेरी माँ की तरह प्यारी थी, क्योंकि मेरी माँ तो इस दुनिया को छोड़कर कब की चली गई थी। इसलिए मुझे मेरी सास में अपनी माँ नजर आती थी और उन्हें उनके साथ इसी तरीके से मैं बिहेव करती थी। लेकिन एक दिन मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि मेरे ससुर मेरी सास के साथ मेरे पिताजी को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए थे। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अब तक मेरी किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माता पिता की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पिता ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत दी ही नहीं थी। मैं तो बस अपने घर में कामकाज में ही बिजी रहती थी, क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 2 भाई वो घर में रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और मेरे पिता को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। जब मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते, मेरे पिता के सारे रिश्तेदार उनको कहने लगे, पहले बेटी पर ध्यान दो, उसकी शादी करो। मेरे पिता यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए दहेज बिल्कुल नहीं है। बहू का क्या है, बहू तो फ्री में आ जाएगी और अपने साथ दहेज भी लेकर आएगी। मैं बस इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब धीरे धीरे मेरी उम्र भी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो घर के सारे काम पहले से ही मैं ही करती थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो उसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया था। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद करते रोने लगी, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उसी दिन से मेरे ऊपर इस घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाई भाइयों की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को ये समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं दिखने में ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र लगभग 25 साल की हो चुकी थी। मेरे साथ की जितनी भी लड़कियां थी उन सबकी शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे भी थे, और इधर मैं जिसकी शादी हो ही नहीं पा रही थी। एक दिन मेरे चाचा जी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने मेरे पिताजी को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद कुछ और काम करना। मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और पैसे कमाने से मतलब था, और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए कमाते। जितना कमाते थे अपनी और अपने बेटों की ही ख्वाहिश पूरी करते। मुझे तो किसी को कुछ भी नहीं रहता और किसी को मेरा ध्यान भी नहीं रहता। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे चाचा जी के जो दादा जिद करने पर पिताजी मेरी शादी करने पर तैयार हो गए। रिश्ता भी चाचा जी खुद लेकर आए थे। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली है और इस घर से मेरी जान छूटने वाली है। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो वो परिवार छोटा और कम मेंबर का हो। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और उसके फैमिली के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज़्यादा काला था। उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत ज़्यादा बड़ी थी। उसके 6 भाई और 2 बहनें थी। दोनों बहनें की शादी हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर ये लड़का अपने घर में माता पिता के साथ रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी ही थी कि ये बहुत ज़्यादा कमाता था और इस घर भी उसका ही था और ये बड़ा सा घर उसने ही बनाया हुआ था। सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए थे। ये लड़का बहुत ज़्यादा काला था, इस वजह से इसकी शादी अब तक नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मेरे चाचा जी ये रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पिता का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी अब काफ़ी हो चुकी थी। इसलिए मेरे पिताजी ने इस रिश्ते के लिए जल्द से जल्द हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि लड़के वालों को दहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास भगवान का दिया सब कुछ पहले से ही था। लड़की की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी होने जा रही है और फिर एक ऐसे परिवार में होने जा रही है जहाँ पर मेरा पति बहुत ज़्यादा अमीर है। शक्ल सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए और फिर मुझे तो कोई ऐसा पति चाहिए था जो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करे और मुझे ढेर सारा प्यार दे।
इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पिता ने उस लड़के के साथ करवा कर दे दी। मेरे ससुराल हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। मेरे भाई या मेरे पिता किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसका घर तो हरगिज नहीं देखा। वो लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुझे विदा कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने चाचा जी पर पूरा पूरा भरोसा था, क्योंकि वो मेरा ये रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा ये भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं विदा होकर अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे पति का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे पति का रंग भी बहुत काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में सब लोग रहते। शादी के कुछ दिनों तक तो सब मुझे लगा कि वो लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन वो जितने भी लोग थे उसी घर में रहने लगे और उनमें से कोई भी अपने घर जाने का नाम तक नहीं ले रहा था। मेरे पति के उसके अलावा 6 भाई थे और उनकी 6 पत्नियां थी। उन पत्नियों के बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे पति के साथ तो मेरी शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। इधर मेरा ख्याल मेरी सास रखती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सास जेठानियाँ अपने कमरे में रहती थी। उन्हें आराम और मेकअप से फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला था। उसके बाद से ही मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकरों की लाइन लगी हुई थी। वो सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं उन पर नज़र रख सकूं। मेरी सास मेरी इस जिम्मेदारी से बहुत खुश थी। इतने ज़्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। हमेशा बहुत ज़्यादा खामोशी रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरा पति जब से शहर गया था, मुझे अपने कमरे में अकेले सोना पड़ता था। मेरे पति की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से ही उसने मेरे साथ अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो यहाँ मेरा पति तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका रंग बहुत ज़्यादा काला होने की वजह से उनका काफ़ी टाइम बाद शादी के लिए रिश्ता आया था। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात बीच में मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता था कि जैसे इस घर में भूत प्रेत हो, क्योंकि मुझे किसी के पैरों के चलने की भी आवाज़ आती थी। सारा दिन तो इस घर में सब लोग अपने अपने कमरे में बंद रहते, फिर रात को कौन था जो इस घर में टहलता था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं अपने पति को याद करती थी। अब हर दिन ही ऐसा होने लगा था कि मुझे किसी के चलने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती। मैं डरते हुए अपने कमरे में बंद रहती थी। मैं सोचने लगी कि मैं इस बारे में किसी से पूछूंगी ज़रूर, क्या आखिर रात के टाइम पर इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन जब अपनी सास से ये बात पूछी तो वो मेरे इस सवाल पर थोड़ा सा घबरा गई थी और उन्होंने बातों को गोल गोल घुमा दिया था। ये घर भी तो बहुत ज़्यादा बड़ा था। इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो या फिर किसी जेठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता हो कि वो चिल्ला रहा हो। शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे तो कोई किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इसलिए मुझे अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इधर उधर दिमाग बढ़ाने की कोई भी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। इस घर की हमेशा से खामोशी में बहुत ज़्यादा मैं बोर हो जाती थी। कभी कभार मेरी बात मेरे पति से फ़ोन पर हो जाया करती थी। उसके अलावा मेरा कहीं आना जाना भी नहीं होता था। इस घर में मेरे ससुराल का कोई भी रिश्तेदार आता नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता, हर कोई अपने आप से ही मतलब रखता। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आज मैंने हिम्मत करके ये देखने के लिए उठकर ही बैठी थी कि आखिर कौन है जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फ़ोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज़ में फ़ोन पर बातें करते थे। उनकी ही आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ना, अपनी मनमानी करना, फ़ोन पर लंबी लंबी गपशप करना मेरे ससुर का यही काम होता था, क्योंकि वो कोई काम धंधा नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे ससुर से बहुत ज़्यादा डरते थे। यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने पति से बहुत ज़्यादा डरती थी। मेरे ससुर का बिहेवियर इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं था। वो किसी को भी नहीं सुनते थे और वो अपने हिसाब से ही जीना पसंद करते थे, वही करते थे। फिलहाल दिन इसी तरीके से गुजरते थे। मैं हर रात देखती थी कि घर में आधी रात में टहलने वाला इंसान कौन है, और मेरे ससुर ही थे ऐसा मुझे लगता, और वही रात को किसी ना किसी से बात करते थे। जबकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि कभी कभी तो वो रातों को मेरी सास को भी मारपीट करने लगते।
वो मेरी सास के साथ हमेशा बुरा बिहेवियर करते, अपनी पत्नी को अपने पैर की जूती समझते। जब मेरी शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद से ही इस घर में न जाने क्यों क्या क्या होने लगा था। मेरी सास को रोज मारते थे, मेरे साथ रोज जोर जोर से चिल्लाकर बात करते थे, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। मेरी सास बेचारी परेशान हो गई। अब मैं रोज रात को जाकर उन लोगों की लड़ाई झगड़े पर कान लगाकर सुनती, क्योंकि मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वो दोनों पति पत्नी आखिर किस बात पर इतना ज्यादा लड़ते झगड़ते, और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको पीटते रहते। कुछ दिनों बाद मेरे पति 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। मैं अपने पति के आने से बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन हैरानी इस बात पर थी कि जिस दिन मेरे पति घर आए, अब मेरे ससुर ने मेरी सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। ये बात तो मैं पहले से ही नोटिस कर चुकी थी कि जब मेरे पति घर पर होते तो मेरे ससुर मेरी सास पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाते, और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। मुझे मेरे पति के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर बाहर चली गई थी। मेरे पति मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर चले गए। वहाँ पर हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना भी खाया। मेरे पति मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा क्या? तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, रात को ठीक से सोई नहीं? मैंने सोचा कि अपने पति से इस वक्त बात करना सही नहीं है, या फिर है, क्योंकि मैं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी और घर के सारे माहौल की वजह से भी। फिर मैंने अपने पति को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों की शादी के बाद पहली बार एक साथ हम टाइम स्पेंड करने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बात करके अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं उस घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने पति से पूछा और ये कहा कि आपके पिता आखिर रात में अपने पत्नी पर हाथ क्यों उठाते हैं? ये सवाल सुनने के बाद मेरे पति ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि तुम पागल हो गए क्या, कुछ भी कह रही हो? मेरे पिताजी तो बहुत प्यार करते हैं मेरे माँ से। मैं आगे कुछ कहने वाली थी, इतनी ही देर में मेरे पति के पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल अटेंड करने के लिए मेरे पास से उठकर दूर चले गए। मैं अपने पति के अंदाज से समझ गई थी कि वो इस बात से अनजान है। 5 मिनट बाद मेरे पति वापस आ गए थे और मुझे कहने लगे, बताओ तुम क्या बात कर रही थी? मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई भी बात नहीं की और कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, अब हमें घर चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। उसके बाद मैं अपने पति के साथ घर लौट आई। अगले दिन के बाद फिर मेरे पति वापस जाने के बाद सब लोग वही सिलसिले से रहने लगे। मेरे पति जाते समय मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे भी देकर चले गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें टाइम ही नहीं मिला था कि हम शॉपिंग भी कर ले। मेरी किसी जेठानी वैसे तो कोई मेरे साथ आती जाती नहीं थी, क्योंकि कोई भी मेरे साथ ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं मेरे ससुर ने जाने से इनकार ना कर दे। मेरे घर की सारी नौकरानियों के साथ मेरी अच्छी जान पहचान बनी हुई थी। एक नौकरानी थी चमेली, मैंने उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगी? वो मेरे साथ मार्केट चलने के लिए फौरन ही तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं थी और किसी की परमिशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था। इसलिए मैं नौकरानी को अपने साथ लेकर मार्केट में शॉपिंग करने के लिए आ गई। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपने सास के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो कह रही थी कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज़्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब यह था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरी सास पर हाथ उठा रहे थे, और अब रात का वक्त नहीं था, दिन का वक्त था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड में रख दी और कान लगाकर अपने ससुर की बातें सुनने लगी। मेरी सास जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ़ कर दो, आखिर कब तक तुम मेरे साथ ये सब कुछ करते रहोगे? बार बार मेरी सास यही शब्द को दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा कि आखिर मेरे ससुर मेरे सास के साथ ऐसा भी क्या करते हैं। तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन ही निकल गई। मेरे ससुर मेरे सास के बाल काट रहे थे। मैं समझी थी कि मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ उठाते होंगे और उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज़्यादा चिल्लाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, चीख रही थी, रो रही थी। वो ऐसा क्यों कर रहे थे, ये बात मेरी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। आखिर बाल तो औरत का गहना होती है, हर औरत की खूबसूरती बालों से ही तो होती है।
मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझे ये सब कुछ देखकर नहीं रहा गया था, इसलिए मैं चिल्लाते हुए कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर से कहा, पिताजी आखिर आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से तो ये सज़ा बहुत ही ज़्यादा कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे है ना, इससे तो घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज़्यादा रो रही थी, परेशान लग रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या है और क्यों हो रहा है, और पिताजी ने आपके बाल क्यों काटे हैं? मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वो हर रोज़ करते हैं, पहले तो मुझे मारते पीटते थे और उसके बाद मेरे बाल काटते थे। मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि वो खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं हैं। मेरी सास कहने लगी, यह आदमी बहुत ही ज़्यादा जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में नहीं जानती हो, इसलिए तुम यह बात नहीं समझ पाती हो। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मेरी सास कह रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई तो बात होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि इस घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बचकर ही रहना, और खास करके अपने ससुर से, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। कभी भी कोई भी बात अपने पति से मत कहना, वरना वो मुझे जान से मार देगा। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया था और कहने लगी, आइंदा कभी भी हम दोनों के बीच में और झगड़े में मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, खामोशी से वहाँ से निकल आई थी। मेरे ससुर मेरी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी सास एक बहुत अच्छी औरत थी और मैं इस तरीके से उन पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती थी। तभी मुझे किसी की आवाज़ आई। मेरे ससुर जी ने मुझे आवाज़ लगाकर रोक लिया। कहने लगे, एक बार मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटी की तरह। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा समझदार है। मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, रुको मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके और ये भी पता चल जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। ये कहकर मेरे ससुर ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ फोटोज़ लगाकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम मुझे गलत नहीं समझोगी। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी पत्नी से बेवफाई देखता है तो फिर वो अपनी पत्नी पर किसी ना किसी तरीके से रोक लगाने ही पड़ती है। फोटो देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अभी मैं फोटो देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर मेरी सास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। कहने लगी, तुम अब तक अपने कमरे में क्यों नहीं गई? मैं अपनी सास से कुछ कहती तभी वो बोल पड़ी और कहने लगी, तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो, चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने झटके से अपनी सास से अपना हाथ छुड़ाया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने भी बड़ी गौर से अपनी सास की तरफ देखा था। रात के टाइम पर वो वही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मेरी सास के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरे ससुर उनके बाल काट काट कर उनको आधा गंजा कर चुके थे। मेरी सास हमेशा अपने सर पर पल्लू रखकर ही घूमती। कई दिन इसी तरीके से गुजर गए। मेरे पति जब घर आते तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा होता और जब वो घर से चले जाते तो फिर से बिगड़ जाता। मैं अपने पति को ये सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, पर मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि तुमने अपने पति को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे अब बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगी थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाज़ों ने मेरी नींद पूरी हराम कर दी थी। सारी रात मुझे जागते जागते निकालनी पड़ती। मेरी सास मेरे पति की माँ थी और मुझे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरे साथ सास होने जैसा सलूक नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोल कर रखा था, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरी सास ऐसी हो सकती है। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर मेरी सास के और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करने लगे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को एहसास हो गया है कि औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैंने उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार देखा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि चलो
अच्छा हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब काफ़ी दिन से मेरे ससुर मेरी सास के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। अब मैं बेफिक्र हो गई थी और मेरे दिमाग से अब ये टेंशन भी निकलने लगी थी। दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए हैं और जल्दी से मैंने उनको देखकर अपने सर पर पल्लू रख लिया था। मैंने उनसे कहा, पिताजी आप यहाँ कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा, बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को भी मेरे हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैंने सोचा कि जब से बहू घर में आई है उसके साथ ये ढंग से कोई बात ही नहीं करता है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाया हूँ। चाय पियो, बताओ कि मेरे हाथ की चाय तुम्हें कैसी लगी? मेरे ससुर का वो मूड बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं हैरत से अपने ससुर की तरफ देखने लगी थी। न जाने इतने दिनों बाद मेरे ससुर और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, उन्हें क्या हो गया था? वो तो मेरे सास के साथ साथ मुझ पर भी मेहरबान हो रहे थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से ले लिया और उनसे कहा कि शुक्रिया पिताजी। मैंने अपने ससुर से कहा कि अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं चाय पी लूँगी। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बहू मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पिताजी अभी मैंने 2-3 ग्लास पानी पिया है, इसलिए मेरा पेट थोड़ा फुल हो गया है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो आपको मैं बता दूंगी कि मैंने चाय पी ली है और आपको ये चाय का कप खाली मिलेगा और मैं आपकी तारीफ भी दिलो जहान से करूंगी। चाय अच्छी है या नहीं, आप मेरे पिता समान हैं और भला कोई भी बेटी अपने पिता की दी हुई चाय बुराई क्यों करेगी और क्यों नहीं पिएगी, हमेशा तारीफ ही करेगी। मेरे ससुर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, जीती रहो बहू, मैं चला जाता हूँ, चाय ज़रूर पी लेना। हाँ, मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं उठी, मैं चाय का कप लिया और बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया और कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के टाइम पर अगर मैं चाय पी लूँ तो मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये बात तो मैं अपने ससुर से नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर के अंदर अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका है। काफ़ी टाइम से मेरे ससुर आधी रात के टाइम पर मेरी सास पर कोई अत्याचार भी नहीं करते थे, बल्कि वो तो उन पर अत्याचार करना ही भूल चुके थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए, इसलिए मैंने टीवी ऑफ की और अपने पति से चैटिंग पर बातें करने लगी। इस टाइम पर वो भी अपने रूम में आराम कर रहे होते, लेकिन इस टाइम पर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी की परछाई मेरे कमरे की तरफ आ रही है। मैं डर गई थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। किसी ने दरवाज़ा खोलकर शायद मुझ पर नज़र डाली और दोबारा से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरे कमरे के अंदर कौन आया था। मैं दोबारा से अपने पति से चैट पर बात करने लगी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं चुपके चुपके अपने कमरे से ये देखने के लिए बाहर निकली कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उनको न जाने कहाँ लेकर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं यह देखकर हैरान हो गई थी कि इस घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। वो मेरी सास को ज़बरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगी। मेरे ससुर बेसमेंट के अंदर मेरी सास को लेकर चले गए, लेकिन उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था, इसलिए मैं भी उस बेसमेंट के अंदर खामोशी से चली गई। मैंने देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मेरी सास को कमरे के अंदर मेरे ससुर लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर ठहर कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरे ससुर ने मेरी सास को कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। मेरे ससुर उससे भी बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे ससुर ने मेरी सास से जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे और मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हारी इस घर में जितनी भी दौलत है ये सब कुछ इकलौते बेटे की है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरे नाम कर दो। कितने सालों से मैं इन दिन का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर आज तुम्हें मार कर ही दम लूंगा और तुम्हें दफना दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशिक के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि तुम्हारी बेटी की सारी जायदाद मेरे नाम पर हो सके। मेरी सास कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटी की मेहनत की कमाई का ये बनाया हुआ सबको दे दूं? तुम शुक्र करोगे कितने सालों में से तुम्हारी सच्चाई अपने बेटे से मैं छुपा कर रख रही हूँ और अब तो मुझे ये सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने
चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब सुबह उसकी आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि उसकी सास तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटो मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटोज पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे ससुर ने मोबाइल में जो फोटोज दिखाए थे वो मेरी सास के फोटो थे, जो काफी अश्लील तरीके से लिए गए थे, और मेरे ससुर ने दूसरे मर्द के साथ उन फोटोज को मेरी सास के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वो सारे फोटोज मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने खुद अपने मोबाइल से लिए हुए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर ये सब कुछ माजरा क्या है। दरअसल सच में वो मेरी सास के दूसरे पति थे जो ससुर थे, और मेरे पति मेरी सास के पहले पति के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की शादी हुई थी तब वो विधवा हो गई थी, और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम पर अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले पति की मौत हुई थी तब वो प्रेग्नेंट थी। मेरी सास के माता पिता ने उनकी शादी इस लालची आदमी के साथ करवा दी, जिसके पहले से ही इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने पति की सारी जायदाद मौजूद थी, इसलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने पति की बिजनेस में दोबारा से स्टार्ट करने में मदद भी की और हौसला दिलवाया। जबकि मेरी सास के दूसरे पति के बच्चों ने इस बात का बहुत ज़्यादा फायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा पति यह बात नहीं जानता था कि यह आदमी उनका दूसरा पिता है। यह बात मेरी सास ने उनसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि उनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे पिता या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं और उन्हें पा लेते हैं, लेकिन मेरे पति ने तो जब से आँख खोली थी मेरे ससुर को ही अपना पिता समझा था। इसलिए मेरी सास ने मेरे पति को बताने के बारे में कभी ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मेरा पति जवान हुआ और उसने अपने पहले पिता के बिजनेस को दोबारा से स्टार्ट कर दिया और उसने उनके बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो ये बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं थी जो मेरे पति काबिल बन सके थे। मेरी सास के पहले पति की कमाई पर वो लोग पल रहे थे और मेरे पति के काबिल होने के बाद भी ये सब लोग मेरे पति के घर में ही रह रहे थे और उनकी मेहनत की कमाई से सब लोग ऐश कर रहे थे, अपना खर्चा पानी उठा रहे थे। लेकिन मेरे पति ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ उन्होंने अपनी माँ के नाम पर कर दिया था। मेरे ससुर अब ये सारी जायदाद अपने नाम पर करवाना चाहते थे और काफ़ी टाइम से मेरी सास को ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो उनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे ससुर मेरे पति के सामने तो बहुत अच्छे तरीके से इसलिए रहते थे क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे कि अगर मेरे पति को ये बात पता चली कि वो मेरी सास के दूसरे पति है और उनके बच्चे भी मेरी सास के नहीं बल्कि मेरे ससुर की पहली पत्नी के हैं, तो मेरा पति कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरा पति का दिमाग कभी भी घूम सकता है, वो इन लोगों को घर से निकाल सकता है। अब मेरे ससुर मेरी सास से पेपर्स पर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे और उनको उसके बाद सब कुछ ये बताने की कोशिश करने वाले थे कि मेरी सास का अफेयर बाहर चल रहा था, वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। मेरी सास बूढ़ी जरूर हो गई थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बूढ़ी है। कमरे के अंदर जो जो लोग थे और जो लोग दो मौजूद थे वो मेरे ससुर के दो बड़े बेटे थे, जो कि मेरे पति की इस दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरे ससुर मेरी सास के बाल इसलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत का गहना होते हैं। उन्हें लगता था कि वो अपनी पत्नी के बाल काट देंगे और उन पर रोज मारपीट करेंगे तो वो डर कर उनके नाम पर ये जायदाद कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी सास के बर्दाश्त को, जो इतने सालों से इन सबको बर्दाश्त कर रही थी और उन्होंने अपने बेटे की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की थी जो उनकी और उनके बेटे की जिंदगी खराब कर देता। मैं अपनी सास पर अब ज़्यादा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक काम किया था। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी अपने पति से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि रूम में मेरे ससुर आए थे। मैंने अपने पति को मैसेज से पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे पति को यकीन आए ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे ससुर का बिहेवियर बदलने लगा था और वो मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बनाकर लाए थे। मेरे पति ने जब मैसेज पढ़े तो उनका रिप्लाई ये आया था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लो, बाकी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने पिता को और उनके सारे बच्चों को हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैंने अपने पति से कहा था तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति के एक दोस्त आ गए थे। ये मेरे पति के दोस्त होने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने पति को ये बताया था कि आपके पिता रोज रात को आपकी माँ को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हो।
और मुझे लग रहा है कि आज भी वो यही सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि यह चेक करने आए हैं कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मैं रात को सोई नहीं हूँ और उन पर नज़र रख रही हूँ, इसलिए शायद अब वो मुझसे सावधान हो गए हैं। मैं अपने पति के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई। उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा कि मेरे ससुर उनके बेटे और मेरी सास को साइन करवाने के लिए मार रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ससुर और उनके दोनों बेटों को अरेस्ट कर लिया। वो तीनों को पुलिस स्टेशन ले गए थे। जब सुबह हुई तो मेरे पति भी आ चुके थे, क्योंकि उनके दोस्त ने मेरे पति को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। मेरे पति के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने अपने पिता पर और उनके सारे बेटों पर केस कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी, इसलिए फैसला हमारे हक में हुआ था। मेरे जेठ और जेठानियाँ जो हमारे घर में रह रही थी, वो सब लोग हमारे घर से चले गए थे। अब इस बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे पति ने फैसला कर लिया है कि वो कभी अब इस घर से नहीं जाएंगे। अब वो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे और इसी शहर में रहकर अपना कामकाज संभालेंगे। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतनी गिर जाते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत करना ही भूल जाते हैं। कि हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखिए। ये रिश्ते जो आज हमारे साथ है, अगर उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो उनके दिल में गलतफहमी आ जाएगी। उसके बाद कोई भी हमें पलटकर कभी नहीं देखेगा। इसलिए अच्छे इंसान की परख करना सीखो। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा सलूक करिए और जो बुरा है उसके साथ बुराई खत्म करो और करने की कोशिश करो। मेरे ससुर ने तो मेरी सास से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगी थी, पर शायद वो माफ़ी के काबिल ही नहीं थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो मेरी सास को मारने जा रहे थे। अगर मैं मौके पर उन लोगों को नहीं देखती तो शायद आज मेरी सास मौत के घाट उतर चुकी होती। दोस्त, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।